अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक सुपरपोजिशन थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, इसे कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक में। सबसे पहले सुपरपोजिशन का यूज क्या है, इसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि सुपरपोजिशन क्या है कि जब एक सर्किट के अंदर, सर्किट में इसमें ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस होती है, उसमें बैटरीज होती हैं और डिफरेंट रेजिस्टेंस होती हैं, क्योंकि एक सर्किट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है उसको सॉल्व करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखें, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि सुपरपोजिशन इज ए मेथड, मतलब कि एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि सर्किट में से करंट को डिटरमिन करते हैं। यू कैन डिटरमिन करंट इन ए सर्किट विद मल्टीपल सोर्सेज। करके एक सर्किट है, सर्किट के अंदर मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब मल्टीपल सोर्सेज वाले सर्किट को में से सर्किट में से करंट फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, जो फर्स्ट मेथड है, उसे सुपरपोजिशन मेथड करते हैं। और करते कैसे हैं, उसने ये कहा है कि लीविंग वन सोर्स एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में एक सोर्स को क्या करेंगे, लीव, यानी कि उसे रखेंगे और रिप्लेस अदर सोर्सेज बाय द इंटरनल। मतलब कि इसमें यूं हो गया कि अगर फर्ज किया एक सर्किट के अंदर एक एक बैटरी है, दो बैटरी हैं, तीन बैटरी हैं या तीन चार करंट सोर्स हैं, तो आप एक वक्त में एक करंट सोर्स को डील करेंगे, बाकी तमाम सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ डील करेंगे। जैसे अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो होगी। तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि इसके शॉर्ट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और एन आइडियल करंट सोर्स एज हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल करंट सोर्स के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट मींस कि इसको ओपन शो करेंगे। तो ये इसमें इसको मैं थोड़ा सा आपको बना के बताता हूँ। सपोज कि ये आपकी बैटरी है, सपोज है आपने इसको आप और ये करंट सोर्स की साइन है, ठीक है, याद रखिए ये एरो जो है शो करता है कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर आपने सपोज इसको आपने रिप्लेस करना है इसके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिहाज से, तो इसको क्या करेंगे, शार्ट करेंगे। शार्ट क्या होगा, यूं, यानी कि इसको आपस में इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, शामिल जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। और जब इसकी बात करेंगे तो इसका क्या करेंगे, ऐसे ओपन कर देंगे, मिलकर सर्किट को ब्रेक कर देंगे, तो ये हाईली इंटरनल रेजिस्टेंस शो करेगा। तो हम इसको आगे मजीद डिस्कस करेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। तो यही पॉइंट इधर है कि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस इट मींस कि इसको हम ओपन शो करेंगे, ठीक है। और आइडियल रेजिस्टेंस मतलब शार्ट करेंगे, और आइडियल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के लिए हम इसको क्या करेंगे, ओपन। जब किसी सर्किट को ओपन करते हैं इट मींस के उसकी इंटरनल उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, हाईली रेजिस्टिव सर्किट है। और शार्ट करते हैं तो उसको, तो उसकी रेजिस्टेंस हम करते हैं कि ये जीरो रेजिस्टेंस है। अब इस पर मजीद इसकी डेफिनेशन देखें, ये आपने मेमोराइज भी करनी है। करंट इन एनी गिवन ब्रांच, वही पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। Current in any given branch of a multiple sources circuit found uh, can be can be found by determining the current in that particular branch produced by each source acting alone। इसका कहने का मतलब है कि हर सोर्स के लिए आप इंडिपेंडेंट करंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद विद ऑल अदर सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस, द टोटल करंट इन ए ब्रांच इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। अब उस ब्रांच में जो टोटल करंट होगा वो उन तमाम सोर्सेज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। वो अलजेब्रिक सम में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो अलजेब्रिक सम उनका होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका टोटल करंट उस सर्किट उस ब्रांच के क्रॉस होगा। हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, ये पॉइंट्स भी आप डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास ये एक सर्किट है, ये आपका बेसिक सर्किट है। अब करके अब क्वेश्चन ये है, ये हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व कैसे करना है। सपोज ये आपका सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस Vs1 है, एक रेजिस्टेंस Vs2 है। कहा जा रहा है कि I2 के क्रॉस जो है आपने मीन के रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस जो है आपने करंट फाइंड करना है। रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस क्या करना है आपने, करंट फाइंड करना है, जिसको I2 कहेंगे। अब इसके क्रॉस करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि पहले करंट आप इस सोर्स की वजह से फाइंड करेंगे, फिर इनकी एक दफा इस सोर्स के लिए वजह से, एक दफा इस सोर्स की वजह से, दो दफा करंट फाइंड करेंगे I2, इनके I2 ड्यू टू S1
और I2 ड्यू टू S2, 2 टाइम्स करंट फाइंड करेंगे। फिर इसका फ्लो देखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे इधर जो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा वो डाउनवर्ड होगा, जबकि इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो भी डाउनवर्ड होगा। तो दोनों केसेस में बैटरी S1 के लिए भी करंट डाउनवर्ड होगा, बैटरी S2 के लिए करंट डाउनवर्ड होगा। जब दोनों की करंट डायरेक्शन सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। यानी कि यूं कह सकते हैं I2 ड्यू टू S1 प्लस I2 ड्यू टू S2, तो ये आपका टोटल I करंट होगा, I2 करंट होगा। यानी कि S1 की वजह से करंट क्या फाइंड हो निकलेगा, I2 की वजह से करंट क्या निकलेगा, उसको हम कैलकुलेट करके आपका टोटल करंट फाइंड करेंगे। अब करना कैसे है, ये आपका पॉइंट उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप याद रखें। पहले क्या करेंगे, उसने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम एक बैटरी को रखेंगे और एक बैटरी को उसके इक्विवेलेंट सर्किट के इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिहाज से उसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये बैटरी जो है ये करंट सोर्स नहीं है, ये बैटरी है। और बैटरी में हमने ऊपर पढ़ा था कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी 0 होती है। तो इस सूरत में क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको हमने शॉर्ट कर दिया, मीन के VS2 को रिप्लेस कर दिया और VS1 को रख दिया। अब VS1 की मदद से हम इसमें करंट फाइंड करेंगे। अब करंट फाइंड करने के लिए ये आपका सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। क्या किया हमने, VS2 को रिप्लेस कर दिया विद 0 रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। रिप्लेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कौन सी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि पैरेलल सर्किट क्या होते हैं और सीरीज सर्किट क्या होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो वो इस चीज को रिवाइज कर ले प्रीवियस लेक्चर्स में, अपने प्रीवियस कोर्सेज में भी। अच्छा, अब वैसे मैं जनरली मैं बता देता हूँ कि इसमें जिस रेजिस्टेंस का ग्राउंड डिफरेंट होगा, यानी कि ये देखें ये इसका ये डिफरेंट वे से ग्राउंड हो रही है, ये रेजिस्टेंस डिफरेंट वे से ग्राउंड हो रही है, तो इट मींस कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल होगी और इसके जो आंसर आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो ये देखिए इसमें वही बात लिखी हुई है कि R2 और R3 पैरेलल हैं और प्लस R1 में इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट निकलेगा RE जिसे कहेंगे R1 प्लस, क्योंकि R1 सीरीज हो गई, R2 पैरेलल R3, मीन कि ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। ये आपने याद रखना है कि ये आपको सबसे पहले आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का कि वो क्या बनता है। और उसके फाइंड करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सी रेजिस्टेंस पैरेलल में है। और सीरीज का फॉर्मूला आपको ये देखे मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ है। जब भी आपने सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो पैरेलल क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि इसमें R2 और R3 पैरेलल में है तो इनका फॉर्मूला ये होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिलेशन निकल आएगी। तो अगर जब डायरेक्ट अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल हो उसका आपने आंसर निकालना, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। ये याद रखें, ये जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम जो है, इस तरह दो रेजिस्टेंस का आप इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं पैरेलल के लिहाज से। और सीरीज में तो आपको पता है कि सीरीज में तो सिंपल जमा होता है ना, R1 R2 R3। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी दूं कि सपोज ये रेजिस्टेंस 1 है, ये 2 है और ये 3, पर ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। अगर मैं यूं लगा दूं कि ये रेजिस्टेंस 1 होगी, ठीक है, ठीक है, और ये इधर से ये 2, ठीक है, और इधर से, ठीक है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, ये पैरेलल में है, ठीक है। अब फर्ज के मैं दो की बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा समझना हमारे लिए आसान होगा। तो मैं दो रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। सपोज ये, तो ये R1 है, ये R2 है, तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अच्छा, अब ये पैरेलल में है R1 और R2। अगर ये पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 और R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा। अगर आप एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला ये होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला कैलकुलेट होगा। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या हो गया कि यू मस्ट नाउ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट, कि आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे कि ये सर्किट कौन सा होगा, R1 इनकी पैरेलल कौन सी है और सीरीज कौन सी है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के बाद फिर इसका टोटल करंट ओहम्स लॉ के जरिए आप निकालेंगे IT इज इक्वल टू VS1/RT। इनकी टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगी, इनके ये टोटल रेजिस्टेंस कर लाती है ना, इसको RT कह लें, R1 प्लस R2 R3। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ओहम्स लॉ लगाएगा, I इज इक्वल टू V/R। VS1 आपको गिवन होगा और RT आप इधर से निकाल लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका
IT टोटल करंट निकलेगा ये सर्किट का, ये क्या निकलेगा, सर्किट का टोटल करंट निकलेगा। ये उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसका आपने निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या निकालना था, I2, यानी कि सोर्स S1 की वजह से आपने I2 फाइंड करना है। I2 फाइंड करने के लिए आप देखें कि ये इस पर लगेगा डिवाइडर रूल। कौन सा लगेगा, डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। अब करंट डिवाइडर रूल आपने याद रखना है, वो क्या होता है कि जिसके क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है, जिसके क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है, उसकी उसके साथ जो पैरेलल है, यानी कि R2 के पैरेलल कौन सी है, R3। R1 पैरेलल नहीं है, R2 के साथ पैरेलल कौन सी है, R3। क्योंकि R1 के साथ बैटरी है तो बैटरी को अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पैरेलल है या सीरीज है, लेकिन R1 R2 के पैरेलल जो है R3 है, तो इसका मतलब R3 ऊपर आएगा ओवर R2 प्लस R3 इनटू टोटल करंट। ये याद रखें, जनरल फॉर्मूला आप याद रखें कि जिसके क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है, यानी कि वो रेजिस्टेंस ऊपर, मैं इसको अगर थोड़ा सा मैं जनरल फॉर्मूला लिख दूं, ठीक है, जिसके क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है, ये जैसे, तो वो रेजिस्टेंस ऊपर डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। ये आपने जनरल फॉर्मूला करंट फाइंड करने का। इसमें अब R3 भी गिवन है, R2 भी गिवन है, R3 भी गिवन है, तो इसमें IT की वैल्यू हमने पहले निकाली, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो I2 ड्यू टू S1 निकल आएगा। इसी तरह ही अब दूसरी सर्किट को आप शार्ट करेंगे और यही प्रोसीजर जो है रिप्लेस करेंगे। अब देखिए उसमें, अब उसमें R2 और R3 पैरेलल थे, अब लेकिन R1 और R2 पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो अगर बनाएं, RT जो बनेगा R1 पैरेलल R2 प्लस R3 होगा। याद रहिए रखें, इसमें इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा, जैसे इसमें ये निकाला भी गया। इस तरह इसका भी IT निकाल लेंगे। IT निकालने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, तो ये आपको डिवाइडर, करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब आपने करंट इसके क्रॉस फाइंड करना है। अब R2 के पैरेलल R3 नहीं है, R2 के पैरेलल R1 है, तो R1 ऊपर आएगी, ठीक है, ओवर R1 टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट, जो पैरेलल की बात कर रहे हैं वो उसके रेजिस्टेंस हो गए। ये हो गया। अब आपने I2 भी निकाल लिया, S2 की वजह से, S1 के लिए निकाल लिया। अब आपको मैंने आगे अर्ज किया कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड होंगे, तो इसलिए में ऐड कर देंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये एक जनरल मैंने एक रूट बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल की मदद से भी हम इसको समझ लें कि हम एक प्रॉपर इसको सॉल्व कर लें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये एग्जांपल नंबर 6 है, इसको हम लेते हैं कि इसको सुपरपोजिशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको तवज्जो से करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी सब कंफ्यूजन भी आपको दूर हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये सर्किट है, सर्किट को समझना बेटा बहुत जरूरी है। अब बेशक आप इसको यूं, ये डायरेक्टली ज्वाइन भी हो, क्योंकि ये ग्राउंड है, तो आप यूं, ये यूं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपने इस तरह ही बनाना है, आप डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब इसमें कितनी रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, और तीनों की रेजिस्टेंस 100 ओम 100 ओम और 100 ओम है। और VS1 की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, और VS2 की है 5 वोल्ट। अब पहला स्टेप क्या था कि हमने पहले स्टेप में क्या करना है कि एक बैटरी को रिप्लेस करना है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने VS2 को ही पहले रिप्लेस करना है, आप VS1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं और VS2 को भी रिप्लेस करते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम नॉर्मली VS1 को रखते हैं और VS2 को रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट के। जब उसके इक्विवेलेंट सर्किट के रिप्लेस करेंगे तो ये देखिए नीचे मैं डायरेक्ट वो डायग्राम निकालता हूं तो आपको समझ आ जाएगी। तो कैसे, ये देखें, तो ये क्या किया हमने कि अब VS1 को VS2 को क्या कर दिया, उसके इक्विवेलेंट सर्किट में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अब इसका जनरल फॉर्मूला निकाल लें। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, RT क्या होगा, RT इज इक्वल टू R1, ये सीरीज में होगा, R2 और R3 प्लस R2 पैरेलल होगा, सॉरी पैरेलल होगा R3 के, ठीक है। ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले मुताबिक अब इसमें वैल्यू पुट कर दें कि अब पहले R2 और R3 का पैरेलल निकालें, अलग निकालें या डायरेक्ट निकालें, वो आपकी मर्जी है। बेशक आप इसमें भी लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। R1 प्लस R2 और R3 का पैरेलल क्या होगा, R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 और R2 प्लस R3, ठीक है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। R1 आपके पास क्या 100 ओम, ठीक है, और R2 R3 क्या 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, निकल आएगी जो ऊपर इसने निकाली हुई है, देखें
तो टोटल रेजिस्टेंस ये देखें इस फॉर्मूले की मदद से उसने 150 निकाली हुई है। आप बेशक इस फॉर्मूले को ना देखें, जो मैंने आपको बताया है उस फॉर्मूले को आप ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। ये उसने R3/2 लिखा है, वो किसी और वजह से लिखा है, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसके ये भी उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करें तो आपकी 150 ही आएगी। उसके बाद IT क्या निकालेंगे, ओम्स लॉ, V/R। VS1 आपको गिवन है 10 वोल्ट और RT क्या है 150 अभी निकाली है, तो इसकी वैल्यू आपकी 66.7 मिली एम्पेयर। याद रखें यूनिट का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने मिली एम्पेयर में लिखना है तो मिली एम्पेयर में, एम्पेयर में लिखना है तो एम्पेयर। वैसे बेसिक यूनिट एम्पेयर है, चाहे आप एम्पेयर में लिख दें चाहे मिली में लिखें, लेकिन एहतियात से लिखें, गलत ना करें, ठीक है। उसके बाद आपने करंट थ्रू R2, अब R2 को करंट निकालना है। अब इसके जरिए आप देखें हमारा सर्किट में इसमें से करंट निकालना है। अब इसके करंट निकालने के लिए क्या लगेगा, करंट डिवाइडर रूल। अब करंट डिवाइडर रूल करने के लिए कैसे फॉर्मूला था, मैंने बताया था कि I2 निकालना है ड्यू टू S2, मैं निकाल के बताता हूं, ड्यू टू S1, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, हमने करंट इसके गिर्द निकालना है, ठीक है। अब इसके पैरेलल क्या है R3, तो R3 ऊपर आएगा ओवर R2 प्लस R3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस RT। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब ये देखिए यही फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये R3 और R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जो होगा I2 ड्यू टू S1 निकल आएगा। ये पहला स्टेप आपको समझ आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने इस वाली बैटरी को रिप्लेस करना है, इसको रखना है। ये देखिए नीचे मैं आपको बताता हूँ, इसमें सॉल्व है तो इसको मैं सोल्यूशन की तरफ ही ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये देखें कि अब इसमें क्या किया कि इस बैटरी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट के शॉर्ट कर दिया, और ये क्या कर दिया, ये हमने रख ली। अब जब इसको शॉर्ट किया तो इसमें R1 और R2 क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, और R3 क्या होगा, सीरीज में होगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, RE जो होगा R1 प्लस सॉरी R1 पैरेलल R2 प्लस R3 बनेगा, ठीक है। अब इसके लिहाज से इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करें, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका RT, ये इसे सॉरी इसे RE ना कहें बल्कि इसको RT ड्यू टू S2, ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब जब RT जैसे ऊपर निकाला है, हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये RT ड्यू टू S2 निकाला तो आपका 150 आएगा। फिर ये आपने रट्टा नहीं लगाना बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। जब मैं भी एग्जाम में दूंगा तो आपकी वैल्यूज चेंज करके दूंगा, तो इसलिए हर स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करे। तो I2 ड्यू टू S1 ओम्स लॉ लगा दिया, V/R, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा। आगे फिर डिवाइडर रूल लगाएंगे। अब डिवाइडर रूल में देखें, अब पहले ये और ये पैरेलल थी, अब ये और ये पैरेलल हैं, तो अब ये क्या होगा, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, तो R1 और R1 प्लस R2 इंटू S1, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो ये हो गया। अब ये डिसाइड करना है कि ये करंट की डायरेक्शन क्या है। अब इसकी करंट की डायरेक्शन देखें, अब इसकी वजह से करंट जो फ्लो होगा, इसकी वजह से करंट जो फ्लो होगा नीचे जाएगा, इसकी वजह से करंट फ्लो होगा वो भी नीचे आएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है कि करंट क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब IT टोटल I2 जो होगा, I2 टोटल जो होगा, I2 S1 प्लस, प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो प्लस कर दिया, तो इसमें आपने ये आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन इसका रिलेटेड प्रॉब्लम देखें कि कहते हैं कि अगर पोलरिटी चेंज कर दे, यानी कि R2 को पोलरिटी चेंज करने का मतलब ये है कि उसको प्लस को डायरेक्शन चेंज कर दें। इसकी यूं डायरेक्शन है कि इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव कर दे, तो फिर क्या आंसर आएगा। जस्ट मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जस्ट इसकी डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये पहले ऐड हुए हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सोल्यूशन वही होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया के जरिए या हम जब ऑनलाइन अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह हम आपस में मिलकर डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।